दोस्तों, अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा कि किसी ने उनसे पूछा कि ये बात रिलेटेड है एलिफेंट सफारी से, कि उन्होंने कहा कि जब भी आप कभी हाथी की सफारी होते हुए देखें तो आप ये जान लीजिए कि उसको कितनी पीड़ा दी गई है, कितनी तकलीफ से उसको गुजारा गया है। और हाथी की पीठ वज़न उठाने के लिए नहीं बनी है। वो वज़न तो उठा सकता है, वज़न खींच सकता है, लेकिन उसकी हड्डियाँ जो वर्टिब्रा भी होती है कुछ ऐसी शेप की होती है कि वो वज़न नहीं उठा सकता। एकदम सही बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैंने पहले भी बोला था। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एलिफेंट सफारी करी थी, तो मैंने कहा इस बात पे मैं पूरी चर्चा करता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे कि क्या आपने ये सवाल उनसे पूछे? तो बोले सर मुझे मालूम नहीं थे। तो मैंने कहा मैं वीडियो बना के देता हूँ, ताकि आपसे कभी भी कोई बोले तो आप ये कुछ सवाल पूछिएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बोल दिया कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हाथी की पीठ वज़न उठाने के लिए नहीं बनी है, वज़न नहीं लादा जाना चाहिए। एलिफेंट सफारी भी ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी एक बार एक नाइट ड्राइव के वीडियो में बोला था कि 12 साल से राजाजी नेशनल पार्क में सफारी बंद थी, तो क्या हाथियों को आराम मिल रहा था? रोज उनकी पीठ पे 300 से 400 किलो चारा लाद के नहीं लाया जाता था, जंगल से लाया जाता था। तो हाथी की पीठ तो वजन उठाने के लिए नहीं बनी है, तो 12 साल से उनको आराम क्यों नहीं मिला? हाथी की पीठ पे वजन लादा जाए कि ना लादा जाए, ये नहीं कि टूरिस्ट बैठे या फॉरेस्ट ऑफिसर बैठे हैं तो टूरिस्ट से उसकी पीठ पे वजन आता है, और जब फॉरेस्ट ऑफिसर गश्त पे जाते हैं तो उसकी पीठ पे वजन नहीं आता। ऐसा नहीं होता। तो ये होती है दोस्तों सेलेक्टिव सिंपैथी। इस पॉडकास्ट का टाइटल ही आप ये समझ लीजिए, मैं यही रख दूंगा, सेलेक्टिव सिंपैथी, कि अपनी सुविधा के अनुसार सिंपैथी किस जानवर से दिखानी है। इस पूरे पॉडकास्ट को आप देखिएगा। तो मैंने पहले बताया कि अगर एलिफेंट सफारी बंद कर दी गई 12 साल से, तो कोई जो आज सवाल उठा रहे हैं वो पूछने नहीं आए थे कि जब फॉरेस्ट ऑफिसर गश्त पे जा रहे थे तो क्या उसी हाथी की पीठ पे नहीं बैठे थे, या वो रोज 400 से 500 किलो या 300 से 400 किलो चारा लेने जाता था। इवन जब मैंने एलिफेंट सफारी की थी तो महावत ने बताया था कि मैंने बोला डियर देख के शायद चौंक रहे, बोला नहीं चौंकेंगे क्योंकि हम गश्त पे जाते थे और रोज हम चारा लेने जाते थे। डियर को तो आदत है उन हाथियों की। तो जब आप ये सवाल उठाते हैं, अब सवाल ये उठता है कि हाँ, महावत ने मुझे ये भी बोला था कि जो हाथी का जो हौदा जिसके ऊपर बैठते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी पे लोड नहीं आता। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, जो किसी ने मुझे बताया, हालांकि फ़ोटो वगैरह देखी तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। उसकी रिब्स पे वो जो चारपाई सी उल्टी चारपाई रखी जाती है वहाँ वेट होता है, पीठ के ऊपर वेट नहीं होता, ऐसा मुझे बताया गया था। लेकिन वो मेरा टॉपिक नहीं है। अगर किसी पे जुल्म होता है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव सिंपैथी नहीं होनी चाहिए कि अगर टूरिस्ट बैठ गए तो आपने आवाज़ उठा दी, जब फॉरेस्ट ऑफिसर बैठ रहे हैं तो आप चुप हो 12 साल से। चारा लेके पीठ पे रोज वो हाथी आ रहा है, लेकिन आपको तब उसकी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा है, ये गलत है। दूसरा एक पॉइंट है कि जो मुझसे पूछा उन्होंने, कि किसी ने उनसे पूछा कि हाथी को जब पकड़ा जाता है तो उसको इतनी दर्दनाक ट्रेनिंग दी जाती है, उसे चेन से बांधा जाता है, इधर से खींचा जाता है, वो किया जाता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। एकदम सही बात है, ट्रेनिंग तो बहुत दर्दनाक होती है। दूसरा सवाल दोस्तों उन्होंने पूछा था कि जब किसी एलिफेंट को पकड़ा जाता है, मान लीजिए रोग एलिफेंट, क्योंकि नॉर्मल एलिफेंट को तो पकड़ा नहीं जाता। आज अंग्रेज़ों का ज़माना है नहीं कि काम करने के लिए कोई पकड़े, जो खेड़ा टेक्निक या जो गड्ढा टेक्निक से पकड़े जाते थे हाथी और काम में। आज तो काम जेसीबी करती है, मशीनें करती हैं, हाथी नहीं करते। अदरवाइज जंगलों में लकड़ी टिम्बर का सारा काम हाथी से, ट्रक लोड करना अनलोड करना सब हाथी ही करते थे। आज कहीं करते हो तो करते हो, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। उस काम के लिए जो पकड़े जाते थे अलग मैटर था। आज तो हाथी तब पकड़े जाते हैं जब वो रोग एलिफेंट बन जाते हैं, जैसे कि दुष्ट हाथी। जैसे कि जब टाइगर मैन ईटर बन जाता है, उसके लिए वर्ड है ना मैन ईटर, वैसे ही जब आदमी को मारने लगता है तो उसको मैन ईटर हाथी नहीं बोलते, उसको रोग एलिफेंट बोलते हैं। अभी एक रोग एलिफेंट राजा जी टाइगर रिजर्व में है, उससे भी शायद सफारी हो रही है। उसका नाम है राजा। उसने हरिद्वार इलाके में कई लोग मारे थे, बहुत आतंक मचाया था। मैंने महावत से पूछा था कि उसका नाम राजा इसलिए रखा क्या कि राजा जी नेशनल पार्क में मिला, तो उसने बताया कि ऐसा नहीं है। पहले राजा नाम का दूसरा हाथी था, जब उसको पकड़ के ले आया गया, जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तब उन्होंने नाम राजा रख दिया, क्योंकि इसके पहले एक राजा था, या तो वो कहीं चला गया, भेज दिया गया था, या मर गया था, नहीं मालूम। तो ट्रेनिंग में बहुत तकलीफ होती है, सच बात है। किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत होती है। जब हम जिम जाते हैं
अपने शरीर की ट्रेनिंग करते हैं तो भी तकलीफ होती है। बॉडी कैसे बनती है? मसल टूटती है। आपकी कैपेसिटी 100 किलो की है, आपने 200 किलो उठा दिया तो मसल्स टूट जाती हैं। बॉडी अपने आप मसल को रिपेयर करती है, तभी तो मसल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पुरानी मसल भी है, नई मसल भी आ गई, इसी तरीके से तो बनती है शायद। तो राजा की ही हम बात करेंगे। आज राजा की ट्रेनिंग कर दी, अब वो एकदम जो हाथी, बदमाश हाथी था, दुष्ट हाथी था, रोग एलिफेंट था, आज वो आज्ञाकारी। बोलते हैं सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी कोई हाथी है तो राजा है। सारे काम करता है बढ़िया तरीके से। जिस दौरान मैंने सफारी की थी हथनी राधा पर, तो मैंने पूछा था राजा, तो बोले राजा से इसलिए नहीं करा रहे, अभी उसका मस्त पीरियड चल रहा है। अभी वो, जब वो मस्त 2-3 महीना तक चलता है कई बार हाथियों का, उसके बाद कराई जाएगी। तो और जो एलिफेंट मेरे साथ जो महावत बैठे थे वो राजा के ही महावत थे, जो हमें सारी जानकारी वीडियो में है। तो अब आप राजा के मुद्दे पे आ जाइए कि हरिद्वार से उसको पकड़ा गया, ट्रेनिंग देके, तकलीफदायक ट्रेनिंग देके उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने पास रख लिया। अब वो जिंदा है, चारा खा रहा है और अब सफारी भी कराएगा। अगर उसको तकलीफदायक ट्रेनिंग नहीं दी जाती तो क्या हुआ होता राजा का भविष्य, आप बताइए। या जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनसे पूछिएगा। आप बोलोगे चिड़ियाघर में भेज दो, जू में भेज दो, नहीं, चिड़ियाघर लेने से मना कर देंगे। ज़्यादातर चिड़ियाघर ने लेपर्ड्स को लेने से मना कर दिया है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है अब लेपर्ड्स को रखने की। तो हाथियों को रखने की कैपेसिटी कहाँ से हो जाएगी? किसी की 2-3 की हो भी जाएगी, उसके बाद वो मना कर देगा। जब वो मना कर देगा तब वो दुष्ट हाथी, रोग एलिफेंट कहाँ जाएगा? क्या उसे जंगल में रहने दिया जाएगा कि आदमियों को मारो? संभव है? नहीं है। तो फिर क्या होगा? उसे गोली मार दी जाएगी। तब उसे तकलीफ नहीं होगी, ट्रेनिंग में तकलीफ होगी। अगर ये आपकी सोच है तो आपकी सोच गलत है। जान से मारने में उसको बहुत तकलीफ होगी। तो अगर आप चाहते हो कि वो हाथी, दुष्ट हाथी, जान से ना मरे, तो ट्रेनिंग दे के उसको पालतू बनाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम पे लगाएगा। जू की कैपेसिटी है नहीं। आने वाले समय में वो टाइम आने वाला है कि जब टाइगर और लेपर्ड के लिए बाड़े बनेंगे। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जंगल के अंदर बाड़े मत बनाओ, अगर आपको ऐसे बाड़े बनाना है तो बाहर बनाओ, जंगल डेवलप करो फिर बनाओ। एकदम सही डिसीजन है। टाइगर के लिए ऊंचे कहीं पे आर्टिफिशियल प्लांटेशन करके फिर उसके बाद में बाड़े बनेंगे। बाड़े के अंदर सफारी भी होगी, खर्चा निकालने का। अच्छा ही है कि आदमी को एजुकेशन मिलेगी। जानवर तो जानवर है, वो तो आराम से रह रहा है। उसी में अगर गाड़ी लेके आदमी जाए, कवर्ड गाड़ी लेके, उसको जानकारी मिल जाए, करीब से देखने का मौका मिल जाए, जैसे कि थाईलैंड वगैरह सब जगह होता है। इंडिया में भी, हैदराबाद में मैंने भी की है वहाँ पे सफारी, ऐसे कई जगह पे होता है। तो अगर राजा हाथी को ट्रेनिंग देके नहीं, पालतू तकलीफदायक ट्रेनिंग देके नहीं पालतू बनाया गया होता, तो फिर उसे शायद गोली मार दी गई होती, जो कि और ज़्यादा खराब परिस्थिति है। नंबर 2, ये तो हो गई हाथी की बात। मैं कहता हूँ आप एलिफेंट सफारी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उस पर चारा भी लाद के लाने का अधिकार आपको नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिसर को बैठ के गश्त लगाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वजन तो उनका भी है, सिर्फ टूरिस्ट का वजन नहीं है। आप बोलोगे उनका काम है, ज़रूरी है, तो टूरिस्ट से भी बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिलती है जब टूरिस्ट उस हाथी पे बैठ के अंदर जाते हैं, उस रूट पर जहाँ पर वो कभी जा नहीं सकते थे गाड़ी में बैठ के, पहाड़ी रास्ते पे, जंगल के अंदर। उनको बहुत सारा जंगल देखने को ऐसे मिलता है जो उनको देखना संभव नहीं था। बच्चे भी बैठे हैं, उनको हाथी के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारे लोगों को ये धारणा है कि हाथी की स्किन तो बहुत हार्ड होती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि एग्जैक्टली मच्छर भी उसको काट सकता है, मक्खी भी उसको काट काट सकती है। आप हाथी पे बैठते हो, उसका नेचर देखते हो, सारा सिस्टम देखते हो, आपको कुछ सीखने को मिलता है। फॉरेस्ट ऑफिसर गश्त लगाते हैं, जबकि 250-300 हाथी 4,000 से 5,000 किलो का होता है। 300-400 किलो के वजन से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे मेरी मान्यता है। अगर पड़ता होता तो जो ये सफारी करा रहे हैं, इनकी पीठ में आप हौदा उतार के देख लीजिए, क्या इनकी हड्डी में फ़र्क आया? 100 में, 1000 में, 1 में आएगा। तो वो तो किसी आदमी की पीठ में तकलीफ हो जाती है, किसी घुटने के में तकलीफ हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सबको हो जाती है। अगर हो रहा है तो सबको होना चाहिए, अगर वो तकलीफ हो रही है तो। अगर वो राधा हथनी की पीठ आप चेक कर लो, वो पिछले 10-12 साल से तो यहाँ पे ही करा रही है गश्त, तो चारा लेके आ रही है। उसके पहले दिल्ली जू से लाई गई थी, तो वो अलग मैटर है। अगर वजन लादना है तो फिर वो टूरिस्ट का भी हो सकता है, और नहीं लादना तो चारा भी नहीं लादना है और वो भी नहीं लादना, फिर वो हाथी जाएगा कहाँ? चारा तो जंगल से ले आता है, खा लेता है। क्या उतना चारा का बजट है उतने हाथियों का? वो आपको देखना है। जब आप ये सवाल पूछोगे तो उसका जवाब भी देखिए।
मैंने कई बार बोला है, अगर आप प्रॉब्लम बताएं तो सोल्यूशन भी बताएं, और अगर आपके सोल्यूशन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही ना बताएं, क्योंकि उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का फ़ायदा ही क्या जिसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो ये हाथी का मैटर हो गया कि अगर हाथी की पीठ पे वजन लादना है तो फिर टूरिस्ट ऑफिसर और चारा हो सकता है, नहीं लादना तो कुछ भी नहीं लादना है। अब मेरा सवाल है, जिन्होंने भी सवाल उठाया उनसे मेरा एक सवाल है, खच्चर के बारे में कभी कोई आपने सवाल पूछा किसी से कि खच्चर की लाइफ में जो होता है, क्या भगवान ने खच्चर को वजन उठाने के लिए बनाया है? सच बात तो यह दोस्तों कि भगवान ने खच्चर को बनाया ही नहीं है, इंसान ने खच्चर को बनाया है। खच्चर नेचुरली पैदा नहीं होता, गधे और घोड़ी के क्रॉस करा के खच्चर को बनाता है इंसान, और खच्चर का बच्चा नहीं हो सकता। यानी कि 2 खच्चर आपके पास हैं, मेल फीमेल, आप सोचो कि आपके पास 4 खच्चर हो जाएंगे, एक भी नहीं होगा। फिर नया खच्चर उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही तो बनाता है, वजन ढोने के लिए। आप बोल सकते हो कि इसकी पीठ वजन ढोने के लिए बनी है, ये गलत बात है। खच्चर के साथ जो सलूक होता है, बहुत सारे लोग उठाते हैं सवाल को, जो सेलेक्टिव सिंपैथी के खिलाफ मेरा ये वीडियो है, सिंपैथी के खिलाफ नहीं है। आप जानवर से सिंपैथी रखोगे, मैं भी रखता हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि चयन नहीं कर सकते आप सिंपैथी का कि मैं इस जानवर से सिंपैथी रखूंगा और बाकी जानवर जानवर नहीं है, ये गलत बात है। इस बात पे मेरा पॉडकास्ट है कि खच्चर के ऊपर वजन लादा जाता है। इतना, कितने खच्चर पहाड़ी यात्रा में मर जाते हैं, कितने वीडियो आते हैं यूट्यूब में पड़े हैं जिसमें कि खच्चर की नाक में ज़बरदस्ती एक नाक का छेद बंद करके गांजा पिलाया जा रहा है। अभी मैं गया था कि यात्रा पर, तो मैंने पूछा था उससे कि, मैं नहीं बैठा था, मैं तो पैदल चल रहा था, लेकिन जब आराम करते हैं बगल में खच्चर वाला था तो बैठ के मैंने पूछा था। मैं 2 बार केदारनाथ गया हूँ, दोनों बार पैदल ही गया हूँ, पैदल ही आया हूँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर की टिकट मिली नहीं थी, पैदल गया था। वो तभी मेरी पीठ में दिक्कत हुई थी वापस आते वक्त। अब मैंने कहा है भाई कि अब जाऊँगा तो हेलीकॉप्टर से, क्योंकि अब मेरी पीठ में दिक्कत हो गई है, तो मैं दोबारा नहीं चाहता, अब ठीक हो गई है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि जो खच्चर पे बैठ रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं। अगर आपको शारीरिक तकलीफ है, जैसे अब मुझे हो गई है, हालांकि मैं खच्चर पे बैठ के नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो हेलीकॉप्टर से, नहीं तो यहीं से हाथ जोड़ लूँगा। तो सीन ये है कि अगर आपको तकलीफ है चलने में और आपको दर्शन करने की इच्छा है, हेलीकॉप्टर की टिकट मिलते ही नहीं है, लोग पैसा खर्च करने से पीछे नहीं हटते, अवेलेबल ही नहीं होते, तो मजबूरी में लोग जाते हैं खच्चर पर। तो मैं उस बात के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि उनके साथ जो दुर्दशा होती है, उनकी नाक में ज़बरदस्ती गांजा पिलाया जाता है। तो मैंने उससे पूछा था, बगल में बैठा था, कि तुम लोग गांजा पिलाते हो? तो वो बोला हाँ। तो मैंने कहा क्यों पिलाते हो? तो बोला इसलिए पिलाते हैं, अगर हम गांजा नहीं पिलाएंगे तो उसको गैस बनती है, मर जाता है वो। एक्चुअली उसको ही गलत सिखाया गया है, वो गलत बोल रहा था, गैस नहीं बनती होगी गांजे से। गैस अगर ठीक हो रही होती गांजे से तो दुनिया गांजा ही पी रही होती। वो ये होता है कि वो थक जाता है, जब चलने से इनकार कर देता है तो आप गांजा पिला देते हो, वो नशे में आ जाता है, तो वो फिर नशे में और काम करता रहता है। लेकिन 2 बार मैं यात्रा पे गया, मुझे रास्ते में कई कई खच्चर मरे पड़े मिले, और इसके वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जब हाथी की तकलीफ के बारे में आपको दिक्कत है, तो आपको खच्चर के बारे में भी सोचना चाहिए। खच्चर की ये तकलीफ नहीं कि उसको गांजा क्यों पिला रहे हैं, उसके ऊपर ओवरलोडिंग क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों कर, मुद्दे की बात है कि खच्चर को बना ही क्यों रहे हो? भगवान ने तो खच्चर को नहीं बनाया। आप हाथी की बात कर रहे हो, हाथी को भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। प्रकृति ने खच्चर को नहीं बनाया, इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया। तो क्या आपने आवाज उठाई? अगर आपने ये बोला कि जब कभी आप हाथी की सफारी होते देखें तो आप सोचिए कि वो कितनी तकलीफ से गुजरा है, तो क्या आपने एक बार ये बोला कि जब आप कभी किसी खच्चर को देखें तो आप सोचिए कि इंसान कितना क्रूर है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वजन ढोने के लिए उसने जानवर की नई ब्रीड पैदा कर दी, क्रॉस करा करा के बनाता है, आज भी बना रहा है, क्यों नहीं उस पर रोक लगती बनाने के लिए, सामान उठाने के लिए? अब मुद्दे की बात आती है कि वो खच्चर नहीं उठाएगा तो सामान कौन उठाएगा? तकलीफ पे आ रही है, इंसान उठाएगा। आज भी पोर्टर, जब आप यात्रा पे जाते हो तो सिर्फ खच्चर नहीं होते, पिट्ठू भी होते हैं। बहुत सारे नेपाली लोग थे जो कि पिट्ठू वहाँ पे कर रहे थे रोजगार। उनसे मैंने पूछा, बोले सर हम कमाने के लिए ही आते हैं, वहाँ से नेपाल से आते हैं, सीजन में रहते हैं, यहाँ से पैसा कमा के लेके जाते हैं। आप, जाहिर सी बात है, मैंने देखा पसीना टप टप, ठंड में जब हमें ठंड लग रही होती है, वहाँ पसीना टप 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 गिर रहा होता है। और एक बार की बात मुझे याद आ गई, जब मैं ट्रांसपोर्ट में नौकरी करता था तो एक लेबरर था हमारे यहाँ, तो मैं जब काम कराता था तो उनको दूध जलेबी भी मंगवाता था, जब सीज़न का टाइम होता था उनके साथ बैठता था, वो क्या खाना खा रहे हैं ठेकेदार, मैं टेस्ट करता था कि
उनको सही खाना सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए आज भी जब मैं चांदनी चौक जाता हूँ, कहीं भी उस गोडाउन में चला गया तो सारे आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है वहाँ पे। तो वो बता रहा था, मैं पूछ रहा था भाई तुम्हारा, तो वो बोला मैं पहले रिक्शा चलाता था। वो बहराइच का था, यूपी का आया था। तो बोला कि सर्दी का महीना था और जब बिल्कुल दिल्ली में कोहरे वाली ठंड पड़ती है ज़बरदस्त, बोला उस टाइम पे लोग बड़ी बड़ी जैकेट पहन के जा रहे थे और मेरे सिर से पसीने की धार चल रही थी, उसने बताया था। तो वो भी तो मेहनत कर रहा है, तकलीफ उसको भी हो रही है, पापी पेट का सवाल है, पैसा कमाने के लिए आया। तो अगर आप खच्चर, मैंने ये बोला है इसलिए नहीं कि खच्चर को बंद कर दो, मैंने तो एक काउंटर क्वेश्चन किया है कि तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि अगर आप बोलोगे कि उस जानवर को ट्रेनिंग देने में तकलीफ हुई, हाथी को पालतू बनाने में, तो मेरा सवाल था कि अगर पालतू नहीं बनाया जाता तो गोली मार दी जाती। थोड़ी तकलीफ हुई। तो इंसान जो रिक्शा चलाता है उसको भी बहुत तकलीफ होती है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आता है, दूसरे आदमी का वजन खींच रहा है वो। और अगर आप खच्चर पे वजन लादना बंद कर दोगे तो फिर क्या होगा, पिट्ठू, आदमी ही आदमी का वजन उठाएगा। पहले कोलकाता में हाथ ठेले चलते थे, हाथ हाथ रिक्शे, जैसे आदमी पैदल आदमी को खींचता था, लेकिन बाद में उस पर बैन लग गया था कि ये क्रूरता है, एक इंसान खींच रहा है। साइकिल रिक्शे में तो फिर भी वो पैडल को घुमा रहा है, एक मशीन इन्वॉल्व हो रही है, उसमें डायरेक्ट चल रहा है, बंद कर दिया गया था। तो खच्चर जब बंद करोगे तो ये जो पीछे का पहाड़ आप देख रहे हो, इसमें कोई भी सामान जाता है कंस्ट्रक्शन का तो ऊपर वो खच्चर से जाता है। तो अब आप बोलोगे आदमी लेके जाए, तो वो आदमी की भी तो तकलीफ हो गई ना। रह तो रहा है पहाड़ पे, क्या करेगा वो, मैदान पे है तो नहीं, कि आपका घर तो जमीन पे, आप ट्रक से मंगा लेते हो। उसकी तो मजबूरी है, उसको खच्चर पे लेके जाना है। अब वो जो खेती करता है तो किस में करता है, वहाँ ट्रैक्टर कैसे पहुंचेगा? पीछे आप जो देख रहे हैं वो नीला सा मकान है और खेती है, वहाँ तो बैल से खेती होती है, ट्रैक्टर जा ही नहीं सकता, रास्ता ही नहीं है। पूरे पहाड़ पे आज भी बैल से खेती होती है। और बैल को जब खेत में जोता जाता है, उसकी नाक में नकेल नहीं होती, क्या तकलीफ नहीं, उसकी लगाम से वो खुशी से काम करता है। लगाम खींचते हो तो नाक में दर्द होता है, आपकी नाक में अगर एक छेद करके इधर से निकाल दिया जाए और खींचा जाए, कितनी तकलीफ होगी। तो ये है सेलेक्टिव सिंपैथी, कि जब आपको हाथी की तकलीफ दिखी तो आपको उस बैल की तकलीफ नहीं दिख रही, आपको उस खच्चर की तकलीफ नहीं दिख रही। और अगर दिख रही है तो फिर उसके बाद जो उस आदमी को तकलीफ होने वाली है वो नहीं दिख रही। रिक्शे वाले आदमी से तो वो 100 रुपये मांगता है तो आदमी कहता है 80 रुपये लो, ठीक है ना, तब वो सिंपैथी वहां पे नहीं होती। अगर वो होती है तो मेरा एक और सवाल है, ब्रॉयलर चिकन देखा है आपने? ब्रॉयलर चिकन 30 से 45 दिन में इंजेक्शन लगा के, दवाई देके, चूजे से बड़ा बन जाता है। 2-2.5 किलो का जो भी उसका साइज होता है, उसको बेच दिया जाता है, काट दिया जाता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपकी प्लेट में भी आ जाता है। वो ब्रॉयलर की ज़िंदगी कितनी तकलीफदायक है, कभी आपने सोचा? उसको आप खुला छोड़ दो, चल ही नहीं पाता, 2-2 कदम चलने पे गिर जाता है, चलना सीखा ही नहीं। पैदा होते ही वो 1 बाई 1 के पिंजरे में है और मरते दम तक अपनी 40-45 दिन की ज़िंदगी में उसने उसी के अंदर रहना है। तेज़ लाइट पड़नी है गर्मी से, ठंड से बचाने के लिए, और गर्मी से जो भी बचाने के लिए गर्दन निकाल निकाल के चारा, वो दाना खाता है, इंजेक्शन लगते हैं बार बार और काट के मार दिया जाता है। उसको भी इंसान ही पैदा करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये यहाँ पे काउंटर सवाल है, जब किसी ने ये सवाल उठाया कि अगर आप हाथी की सफारी होते देखो तो आप ये सोचो कि उसको कितनी तकलीफ दी गई है, तो जब आप चिकन खाओ तो आप देखोगे उस मुर्गे को कितनी तकलीफ हुई थी। देसी मुर्गा नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो खुले में चल रहा है, खेल रहा है, जब कोई नॉनवेज खा रहा है उसको काट दिया जा रहा है, वो तो तकलीफ हो ही रही है। ज़िंदगी तो उसने आराम से जी, 6 महीने की, 6 महीने में वो तैयार होता है। ब्रॉयलर चिकन की बात कर रहा हूँ, जिसको इंसान तैयार करता है, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देता है। उसकी तकलीफ के बारे में क्या, जब आपने क्वेश्चन किया तो इसका भी जवाब दीजिए। दूसरी बात, गाय, हम दूध पीते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन तो नहीं खाता, लेकिन मैं दूध भी, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पीता, वो मेरी व्यक्तिगत चॉइस है। लेकिन मैं चाय बहुत पीता हूँ और चाय दूध से ही बनती है, तो मैं ये नहीं बोल सकता। पनीर भी खा ही लेता हूँ, तो दूध से ही बनती है। वेगन तो मैं नहीं हूँ। तो अब वो जो गाय ने दूध बनाया, वो आपके लिए बनाया, अपने बछड़े के लिए बनाया। उसके बछड़े को दूर करके उससे दूध निकाला जा रहा है उसकी मर्जी के खिलाफ। चलो उसकी आदत पड़ गई, वो दूध दे रही है, लेकिन उसकी भी तकलीफ के बारे में आप सोचिए। वो बछड़ा दूर बंध के जब देख रहा है कि
वो दूध मेरे लिए था और मुझे नहीं मिल रहा, वो भी तकलीफ है। तो इंसान तकलीफ देता है जानवर को, बहुत सारे जानवर को। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम हाथी की तकलीफ के बारे में बात कर लें, घोड़े के बारे में बात ना करें कि घुड़सवारी, हालांकि लोग बोलते हैं कि घोड़े की पीठ वजन उठाने के हिसाब से बनी है, डिज़ाइन वो नहीं है उसका, ठीक है चलो। हाथी का वो लोग बोलते हैं सूंड से वजन उठाने के लिए, लेकिन वो 500-600 किलो वजन क्या ज़्यादा उठाता, धक्का मार के तो बड़े बड़े ट्रक को धकेल देता था। तो 5,000 किलो के हाथी पे अगर 400-500 किलो के 3 आदमी 4 आदमी 300 किलो के बैठ रहे हैं, और जो मुझे बताया गया कि उसकी पीठ के आकार को ध्यान में रख के वो डिज़ाइन किया जाता है, यही वजह है कि जो पालतू हाथी है सारे की पीठ एकदम ठीक रहती है। एक आध कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होता होगा तो वो इंडिविजुअल केस है, वो बिना वजन के भी हो सकता होगा। अब आप बोलो कि ट्रेनिंग देना तकलीफदायक है, तो मैंने बोला कि अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो वो तो हाथी को गोली मार दी जाएगी। अब आप बताइए कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, कमांडो हैं, फौज है, उसमें जो तकलीफ होती है, जो भर्ती होते हैं 72-72 घंटे सोते नहीं हैं, समझ लीजिए फौलाद का शरीर बन जाता है, ट्रेनिंग से ही तो बनता है। उनकी तकलीफ भी तो तकलीफ है, लेकिन किसी कारण के लिए वो तकलीफ होती है। यानी बोला जाता है सोना तपता है तो निखरता है, यानी गहने बनते हैं तो सोना तपता है। तो वो फौजी जो बनते हैं वो ऐसे स्ट्रांग बनते हैं कि वो देश की रक्षा करते हैं। नहीं तो आप मोटे मोटे तोंद वाले भर्ती कर लो कि आराम से सोफे में बैठे रहो कि आप भर्ती हो गए, बंदूक का ट्रिगर तो दबा देंगे, पहाड़ पे चढ़ते ही हाँफ जाएंगे, वो उस काम के लिए है ही नहीं। तो अगर उस काम को करना है तो उनको अपने शरीर को तकलीफ देनी है, बदले में उनको कुछ हासिल हो रहा है। आप जिम जा रहे हो जैसे मैंने बताया, तो आप अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हो, नहीं तो आपका वजन बढ़ जा रहा है। आप भी तो अपने शरीर को, आप बोलोगे तो मेरा शरीर है। बात यहाँ ताना मारने की बात नहीं हो रही, एक समस्या के डिस्कशन की बात हो रही है कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप काउंटर सवाल पूछ सको। इसलिए ये बातें आपके दिमाग में ला रहा हूँ मैं कि आप जैसे अपने शरीर की ट्रेनिंग करते हो, फौजी की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही उस हाथी की ट्रेनिंग भी होती है, तकलीफ होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बच जाती है उसके बाद, क्योंकि वो हाथी गलती कर रहा था, वो लोगों को मार रहा था, उत्पात मचा रहा था, उसका नाम दुष्ट हाथी था। तो जो कंट्रोल में आ जाते हैं उनको कंट्रोल कर लिया तो नहीं पकड़ा जाता है। जैसे कि मेरे वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाओगे, नरेंद्र हत्यारा हाथी मेरा टाइटल था। बहुत सारे लोगों ने, अगर आप ये लिखोगे तो बहुत सारे लोगों ने बाद में वीडियो बनाया यही टाइटल रख दिया, लेकिन अगर नरेंद्र हत्यारा हाथी आगे विवेक अवस्थी लिखोगे तो मेरा वाला वीडियो आ जाएगा, वरना किसी का भी वीडियो आए। मुद्दे की बात है कि नरेंद्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि वो ऋषिकेश में नरेंद्र नगर इलाके में वारदात करता था, इसलिए उसका नाम लोगों ने नरेंद्र रख दिया था। उस टाइम 2010 की बात है। और वो छिप छिप के लोगों को मारता था। स्कूटर वालों को देख के आ रहे हैं तो स्कूटर वाला आ रहा है, देखा, छिप गया, मार दिया, जान से मार दिया, बहुतों को मार दिया। फाइनली उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसके बड़े बड़े टस्क थे, तो उसको काट दिए गए टस्क। उसके टस्क काटते हुए की फ़ोटो मेरे डीपी थंबनेल में लगी है। जब काट दिया तो फिर उसको चिल्ला, इस इलाके पीछे चिल्ला इलाके में काम, वो मतलब वारदात कर रहा था, नरेंद्र नगर में भी कर रहा था, पूरे में घूमता था। तो उसको छोड़ दिया गया मोतीचूर रेंज में, दूसरे इलाके में छोड़ दिया, और उसके दांत काट दिए गए। वो सही बन गया। और मैंने लास्ट में जो आजकल जो मैं बोलता हूँ ना, कई बार मैं बोलता था कि वो शांति के साथ रहता है और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। वो सडनली मैंने डायलॉग अचानक से बोल दिया था कि अब नरेंद्र शांति के साथ जंगल में रह रहा है और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है, ऐसा मैंने बोला था। क्योंकि उसके दांत कट गए थे, उसकी पावर चली गई थी। तो दांत तो ग्रो हो जाते हैं, बाद में फिर मर गया वो, लेकिन बाद में अपना जीवन उसने सही, उसको समझ में आ गया कि मैंने ये भी बोला था उस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में कि वो समझ गया कि इंसान से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि इंसान ना सिर्फ पकड़ लेता है बल्कि दांत भी काट देता है। तो हाथी के दांत काट दिए, उसको कर दिया, वो सब चीज़ें तो उस रोग एलिफेंट के लिए करोगे जो टस्कर है। और जो मखना है, मखना के दांत होते ही नहीं, अगर उसका आप कर रहे हो वो रोग, ऐसा नहीं, मखना भी बहुत उत्पात मचाता है, ऐसा नहीं, मखना बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो फिर आपको पकड़ना पड़ेगा, उसको जान से नहीं मारना है तो फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसने कुछ गलती की थी, बदले में थोड़ी सी तकलीफ हुई, बाद में नॉर्मली चलते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए सबको नहीं, बचपन में आजकल तो बच्चों की पिटाई नहीं होती। हम तो सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े थे। हमारी तो जब होमवर्क करके नहीं लेके जाते थे तो हमारी तो अच्छी खासी सुताई होती थी।
और फिर हमें समझ में आता था भैया कि आज अगले दिन खेलना नहीं है, कैसे भी होमवर्क करके लेने के जाना है, नहीं तो अगले दिन फिर सुताई हो जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चों को मारना चाहिए, मैं तो बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ये मेरा ताना मारने का वीडियो नहीं है, फैक्ट उजागर करने का है कि आप सेलेक्टिव सिंपैथी मत करो। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, बाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, वहाँ पे अब तो बंद हो गई शायद, पहले होती थी परेड जिसमें कि शाम के टाइम पे दोनों भारत पाकिस्तान के जो सिपाही थे वो जोर जोर से पैर पटकते थे और एग्रेसिव परेड होती थी। बाद में मैंने कहीं पढ़ा था कि जो उस ड्यूटी में रहते हैं ज़्यादा दिन रखा भी नहीं जाता, नहीं तो उनके पैर के घुटने खराब हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जोर जोर से उनको हार्ड सर्व, जूते भी हार्ड होते हैं फौज वालों के, जोर जोर से बिल्कुल कंधे तक उठा के जोर से पटकते हैं। तो वो भी तो तकलीफ, एक मेरे फौजी दोस्त ही थे, वो बता रहे थे कि ज़्यादातर फौज में काम करने वालों को हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतनी हार्डकोर लाइफ होती है, कभी यहाँ चढ़ना कभी यहाँ उतरना, तो जनरली घुटने की या मतलब आर्थोपेडिक सर्जन की उनको ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा उन्होंने मुझे बोला था, सच है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, किसी ने मुझे बताया था। लेकिन काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, तो किसी को तकलीफ उठानी है और वो उठाते हैं, ताकि हम आप आराम से रहें, यहाँ बैठे रहें सोफे पे। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि तकलीफ नहीं उठाना होता, तकलीफ कभी ज़िंदगी का एक पार्ट है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैंने बोला ना कि आप हाथी को तकलीफ मत दो, लेकिन उस हाथी का होगा क्या, उसको गोली मारी जाएगी। क्या अभी पौड़ी में तेंदुए को गोली नहीं मारी गई 4 दिन पहले? जॉय होकिल जी ने मारा है, परमिट दिया गया, मजबूरी में मारा है, इंसानों को मार रहा था। मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज, अभी मैंने कल ही रात को रिप्लाई दिया है, किसी ने बोला कि वहाँ चल रहा है आप जाइए वहाँ पे। मैंने कहा भैया जॉय वकील जी ने मार दिया उसको। तो इंसान ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इंसान को जानवर मार रहा है तो चलने दो, तो फिर कहीं ना कहीं तकलीफ देनी पड़ती है। तो उसको जान से मार के दी, क्योंकि इनको पालतू नहीं बनाया जा सकता लेपर्ड को, इनको तो रख लिया जाता है, अभी फ़िलहाल तो रख लिया जाता है जहाँ पे भी रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। एक समय आएगा जब रेस्क्यू सेंटर में आने वाले 10 साल बाद स्थिति बहुत विकट होने वाली है। शायद नसबंदी एक बेहतर उपाय रहेगा उस टाइम पे। अभी तब तक तो ये उपाय है कि एक जगह का जानवर दूसरी जगह ट्रांसलोकेट कर दिया जाए, यही तरीका है। लेकिन हाथी के केस में ट्रांसलोकेशन भी उपाय नहीं है, क्योंकि नीलगाय जहाँ खेतों में उत्पात कर रही है, अगर आप ऐसी जगह जहाँ पर प्रे बेस नहीं है, तो जंगल में लेने वाले बैठे हैं कि हाँ भाई चलो, वो जंगल में प्रे बेस आ जाएगा तो हमारे यहाँ का जो जानवर हमारे गांव में आके हमारे मवेशी मार रहा है वो बंद कर देगा, क्योंकि जंगल में, हाँ, जब जंगल में नीलगाय आप छोड़ोगे तो आपको फेंस भी लगानी पड़ेगी गाँव की तरफ, नहीं तो नीलगाय यहाँ के खेतों को नुकसान करने पर, मतलब दिमाग से काम करना पड़ेगा। तो वो ट्रांसलोकेशन उपाय है, लेकिन हाथी का ट्रांसलोकेशन भी उपाय नहीं है, क्योंकि जिस इलाके से आप हाथी दूसरे इलाके में भेजोगे, पहली बात तो वो जंगल वाले लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उस जंगल का इकोसिस्टम खराब हो जाता है अगर वहाँ पे हाथी नहीं होते हैं। बांधवगढ़ इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। किसी ज़माने में बहुत साल पहले रहे होंगे, लेकिन जब मेरे फादर पोस्टेड थे तब वहाँ पे हाथी नहीं थे। आज 70-80 हाथी वहाँ पर है। आप सफारी करने जाओ, जगह जगह बांस के झुरमुट पूरे पूरे गिराए हुए हैं। यहाँ पे आप राजा जी में करने जाओ, ऐसा नहीं मिलेगा, एक आध जगह मिलेगा, क्योंकि ये उनका घर है, यहाँ वो हैबिचुअल है। वहाँ वो नए नए आए तो पहले उन्होंने बहुत विध्वंस मचाया, लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि उनका घर है तो रहने लगे। दूसरी बात, हाथी माइग्रेटरी एनिमल है। आप छोड़ोगे यहाँ, वो जंगल के जंगल खेतों से कॉरिडोर निकाल के वापस वहीं चला जाएगा, उसकी मेमोरी बड़ी तेज़ है। केनेथ एंडरसन ने कहा था कि जंगली कुत्ते यानी कि ढोल जंगल के सबसे समझदार जानवर हैं। वो उन्होंने कहा था कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाथी सबसे समझदार है, कुछ लोग बोलते हैं कि टाइगर समझदार है, कुछ बोलते हैं लेपर्ड समझदार है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कहना है कि जंगली कुत्ते यानी कि ढोल सबसे समझदार जानवर होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा उनसे मतभेद है, हालांकि वो महान है, बहुत बड़े हैं, लेकिन हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत धारणा रखने का अधिकार है अपने काम चलाऊ नॉलेज से। वो मेरा ये है कि हाथी ही जंगल का सबसे समझदार जानवर है। जंगल की बात कर रहा हूँ, नदी की नहीं बात कर रहा। क्योंकि जब आप, केनेथ एंडरसन ने जब उन्होंने बोला था कि जो हिरण को वो घेरते हैं, जिस तरीके से दो उधर से जाते हैं, दो इधर से पीछे आते हैं, घेरा बना के करते हैं, वो काम तो लायन भी करता है। लायनेस जब हंट करती हैं झुंड बना के, अफ्रीका की वीडियो देखिए, तो एक पहले से छिपके बैठ जाती है, दूसरे घेर के लाते हैं, वो छलांग मार के पकड़ लेती है। वो उनकी हंटिंग स्ट्रेटजी है। तो आप ये तो नहीं बोलते कि लायन सबसे ज़्यादा समझदार जानवर है। ब्रेन साइज सबसे बड़ा हाथी का है,
इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो सबसे समझदार जानवर हाथी है। यहाँ पर हाथी के लिए मैंने बोला, टॉपिक ही हाथी से शुरू हुआ था। हाथी को आप ट्रांसलोकेट करोगे, सक्सेसफुल नहीं होगा, वो पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो रोग एलिफेंट की जो समस्या है, हाथियों की जो संख्या बढ़ रही है, वो अलग समस्या है। उसके लिए तो घूम फिर के सारे जानवरों के लिए आपको नसबंदी करनी पड़ेगी आने वाले टाइम पर, यही एक उपाय रहेगा। या दूसरे देश अगर खरीदने को तैयार हैं तो आप बेच सकते हो, कि बहुत सारे देश हैं जहाँ वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो गई, लेपर्ड एक प्रॉब्लम हो रही, तो अगर कोई देश खरीदने को तैयार है तो आप बेच सकते हो, क्योंकि लेपर्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके यहाँ बराबर रहेगा हिसाब। या आप बाड़े बनाओ, बड़े बड़े रेस्क्यू सेंटर बनाओ, आर्टिफिशियल सफारी पार्क बनाओ जंगल के बाहर, और में जंगल डेवलप करो, उसमें छोड़ो। लेपर्ड के लिए तो आपको कवर करना पड़ेगा काफ़ी ऊपर तक, या फिर बड़े बाड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा कटीले फेंस लगाने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा, ताकि वो निकल ना पाए बाहर। आप जिप्सी से और कवर्ड जिप्सी से सफारी कराओ, टिकट लगे तो अपना खर्चा निकाले, तो वो बर्डन ना बने। वो अलग टॉपिक है, ये पॉडकास्ट फिर मुद्दे से भटक रहा है। तो मैं ये इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करता हूँ केवल ये बता के कि देखिए, अगर एंटी पोचिंग गश्त में हाथी का इस्तेमाल हो रहा है, हाथी के लिए तो एक ही बात है, अगर उसको टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर लोग बैठे हैं, वजन है, तो अगर टूरिस्ट बैठे हैं, इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो अपना चारा ला रहा है तो एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। और फिर वही चश्मा लगा के खच्चर को भी देखो, ब्रॉयलर मुर्गे को भी देखो, गाय को भी देखो, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, सारी बातों का आप जिक्र करो। उसके लिए स्पेसिफिक एक बात पे आप सवाल मत उठाओ। और मैं तो कहता हूँ फिर आप अगर ये सवाल उठाते हो तो आप थोड़ा वेजिटेरियन भी बन जाओ, अच्छा है हेल्थ के लिए और उस जानवर के लिए। लेकिन ये मजाक में बोला, मैं आपकी चॉइस है, मैं बोलने वाला कोई नहीं होता। मैं सिर्फ ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सवाल उठाएं तो मुद्दे का बिल्कुल सटीक उठाएं। सेलेक्टिव सिंपैथी, चयनात्मक करुणा ना दिखाएं, क्योंकि वो बेहतर नहीं होता। सवाल की जड़ पे जाए, उस तकलीफ का प्रॉब्लम तो आपने बताई, सलूशन क्या है। अगर हाथी की ट्रेनिंग नहीं होगी तो क्या हाथी को गोली मारी जाएगी? गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या किया जाएगा? पहले इसका जवाब दीजिए। तो चलिए, बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत सारे नहीं सहमत होंगे, आप कमेंट लिख के बताइए, सबका स्वागत है। और इस समस्या का समाधान देखें। नए पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। अभी इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।